हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग अपना लिक्विडेशन ऑफ कंपनी चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस में आपको फॉर्मेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और चैप्टर में यूज़ होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको बेसिकली वीडियो के एंड तक फॉर्मेट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जिन बच्चों ने थ्योरी करनी है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज चैप्टर की, तो वो लोग मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी। उसमें मैंने सिर्फ थ्योरी करवाई है इस चैप्टर की, बट बच्चों का कमेंट आया कि प्रैक्टिकल करने हैं, सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल के लिए भी बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए लिक्विडेशन का। सो लिक्विडेशन का बेसिक मीनिंग क्या है? लिक्विडेशन इज द लीगल प्रोसीजर बाय विच द कंपनी टू एन एंड। लिक्विडेशन क्या है? एक तरह से एक लीगल प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम लोग कंपनी को फिनिश यानी कि क्लोज करते हैं। लिक्विडेशन का मतलब ये नहीं होता कि पूरा प्रोसेस। लिक्विडेशन एक पूरा होल प्रोसेस है और बहुत लंबा प्रोसेस होता है, काफ़ी ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है उसमें। पिछली वीडियो जब मैंने डाली थी तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो गई थी, वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन इज द सेम। तो मैं कहूँगी कि नहीं, लिक्विडेशन का जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग वाले प्रोसेस को बोलते हैं वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप होता है कि कंपनी को बंद करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और जब वही लिक्विडेशन का प्रोसेस हमारा एंड होता है तो उसको बोलते हैं डिसॉल्विंग। कंपनी डिसॉल्व हो गई मतलब बंद हो गई पूरी तरह से, ठीक है जी। ये एक पूरा लंबा प्रोसेस होता है जिसको लिक्विडेशन बोलते हैं। और इसमें वाइंडिंग अप को लिक्विडेशन नहीं बोल सकते कि ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों अलग अलग है। आई होप इट्स क्लियर। तो ये सिंपल सा मीनिंग है। अब इसका फॉर्मेट जो जिसके लिए वीडियो है वो करवाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। फॉर्मेट आपको जैसे मैं बता रही हूँ एज इट इज़ वैसे करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने। फॉर्मेट करने से पहले सबसे पहले देखो फॉर्मेट क्या बना रहे हैं हम, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जैसे इसका मैंने बताया कि लिक्विडेशन क्या होता है कि हम लोग कंपनी को एंड करने का एक प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए ना जो हमारी कंपनीज, अब जैसे देखो कंपनी इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉफिट नहीं गेन करने वाली, कंपनी को लॉस ही होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी को हम लोग बंद कर देंगे, क्योंकि कंपनी हमें फ्यूचर में प्रॉफिट तो जनरेट करके देगी नहीं। तो उसी के लिए हम लोग एक लिक्विडेटर को हायर करते हैं। लिक्विडेटर क्या करता है? लिक्विडेटर हमारे कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उनको बेच देता है और कंपनी के ऊपर जितना भी कर्जा है या लाइबिलिटीज है उनको पे कर देता है। दैट इज अ वर्क ऑफ लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर क्या करेगा? कंपनी के एसेट्स को बेच देगा और जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको पे कर देगा। तो सिंपली अब ये अकाउंट किसकी बुक्स में बन रहा है? क्योंकि लिक्विडेटर सारा वर्क हैंडल करेगा। अब जिनकी कंपनी डूब गई वो तो पहले ही डिप्रेशन में जा चुके हैं कि हमारी कंपनी डूब गई है, वो तो ये सब हैंडल नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक पर्सन हायर होता है जो होता है लिक्विडेटर, वो ही अकाउंट मेंटेन करता है। तो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो कि लिक्विडेटर ही बनाता है, ये पर्सन ही क्रिएट करेगा ये अकाउंट, ठीक है। अब इसके अंदर पहले वो रिसिप्ट वाली साइड और पेमेंट वाली साइड, दो साइड्स है। इसमें उसके सारे एसेट जो वो सेल करेगा और इधर जो वो लाइबिलिटीज जो वो पे करेगा, ठीक है। अब एसेट्स, कंपनी के पास कुछ कैश इन हैंड या बैंक में कुछ तो होगा, सबसे फर्स्ट वो लिख लेंगे क्योंकि वो हमारे एक तरह से एसेट्स है। उसके बाद कंपनी के एसेट्स रिलीज किए जाएंगे। ये जैसे फॉर्मेट लिखा है आपको एज इट इज वैसे ही लेना है। अगर आप वैसे नहीं लेंगे, इसका एक ना पूरा कह सकते हैं कि फॉर्म खराब हो जाएगी आपकी फॉर्मेट की, हो सकता है मार्क्स भी कट हो जाए। सो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एसेट रिलीज लेने हैं। यहाँ पे देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो आपकी कंपनी की मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, ये एक एसेट है जिनको सेल करेंगे। उसके बाद कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं उनको सेल करेंगे। अगर कंपनी ने किसी को कुछ लोन दिया हुआ है, किसी को एडवांस दिया हुआ है, वो भी कंपनी के एसेट्स है ना, तो वो हमें मिलेंगे, तो वो भी एसेट है। उसके बाद अगर कंपनी के कुछ फिक्स एसेट्स हैं तो वो भी हमारे, तो ये सारे क्या है? एसेट्स है। तो इन एसेट्स को सेल करके जो पैसे आएंगे उनसे हम लोग हमारे जो कर्जा है कंपनी के ऊपर उसको पे ऑफ करेंगे। तो ये सारे एसेट रिसिप्ट वाली साइड डालेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है फॉर्मेट में? टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। अब ये क्या है? जैसे अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, क्योंकि ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है ना, ये हमारी लाइबिलिटी है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है। अब आप बोलोगे कि अगर ये लाइबिलिटी है तो इस साइड क्या कर रही है? अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर कुछ लोन का अमाउंट है 7 लाख या 8 लाख रुपीज़, लगा लीजिए 8 लाख रुपीज़।
अब आप लोगों को उस लोन को पे करने के लिए उसी बिल्डिंग को सेल करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, जब वो दिवालिया हो गए तो। अब आप उस बिल्डिंग को सेल करने जा रहे हो और वो बिल्डिंग सेल हो रही है 15 लाख की, तो 15 लाख की बिल्डिंग सेल हुई, 8 लाख का बिल्डिंग के ऊपर कर्जा था, सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो 15 में से 8 गए, इधर आ जाएगा बाकी अमाउंट। और अगर इन केस हो सकता है कि आपका जो लोन है वो ज़्यादा हो अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग की, बिल्डिंग 10 लाख की बिक रही है पर आपका जो कर्जा है वो 15 लाख तक है, तो 5 लाख माइनस में आ गया, तो आपने यहाँ पे नेगेटिव अमाउंट नहीं रखना है, ठीक है। तो वो जो आपका 5 लाख होगा वो इधर वाली साइड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे आएगा। इधर जो इधर बच जाएगा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आप लोग डालेंगे। इस साइड वाला फॉर्मेट ऑलमोस्ट आपको क्लियर है। उसके बाद जो आपको रिसीव होता है, अगर देखो आपकी कोई कॉल मनी कंपनी के रिलेटेड किसी से पेंडिंग हो, कॉल मनी आनी हो, कुछ आपको कॉन्ट्रीब्यूटरीज आनी हो, तो जो भी अमाउंट आपको कॉल्स के थ्रू रिसीव होना है वो भी एक तरह से कंपनी का एसेट है, तो वो भी इधर वाली साइड आ जाएगा कि ये चीज़ें हमें रिसीव होनी है। सारे एसेट्स जो भी कंपनी के पास था सब कुछ सेल करने के बाद हमारा टोटल अप अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा कि हमारे पास ये सब आया। अब बाय वाली साइड सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है 3 चीज़ों को। बाय वाली साइड लीगल चार्जेस, कुछ भी अगर चार्जेस लग रहे हैं, क्योंकि ये अकाउंट कौन क्रिएट कर रहा है, लिक्विडेटर। अब लिक्विडेटर ये काम किसी भी कंपनी के लिए फ्री में क्यों करेगा भाई, उसको भी कुछ चार्जेस चाहिए। पहली बात तो आएंगे लीगल चार्जेस, दूसरे लिक्विडेटर के चार्जेस। लिक्विडेटर तो काम फ्री में नहीं ना करेगा, उसको कुछ तो पैसे चाहिए, तो वो खुद के पैसे सबसे पहले काटेगा। थर्ड नंबर पे लिक्विडेशन करने पे जो मतलब उसका प्रोसेस था उसमें कुछ एक्सपेंसेस आए वो, तो सबसे पहले बाय वाली साइड पे, पेमेंट वाली साइड पे इन 3 चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाएगी, ये फॉर्मेट का रूल है। आफ्टर दैट आप लोग जो कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको अमाउंट पे करोगे, जो भी उनका फाइनल अमाउंट है वो, प्लस उसमें इंक्लूड करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंक्लूड करके देना है, ये नहीं कि बिना इंटरेस्ट के, वो पेमेंट करनी है। उसके बाद आप लोगों को पेमेंट करनी है कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स हैं, उनमें जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। अनसिक्योर्ड बताती हूँ, पहले देखो किनको प्रेफरेंस देनी है, कौन से क्रेडिटर्स हैं जिनको प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पे हमारे पास 7 ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाएगी। पहले अगर हमने कोई गवर्नमेंट टैक्स पे करना है पिछले 12 महीनों का, अगर पिछले 2 साल का है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पिछले 2 साल का है तो सिर्फ पिछले 12 महीनों का हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में ट्रीट करेंगे, बाकी के जो पिछले उससे 12 महीने हैं वो अनसिक्योर्ड में जाएंगे, ठीक है। प्रेफरेंशियल में सिर्फ पिछले 12 महीनों का, जैसे कि अगर कोई टैक्स है तो उसको टेक किया जाएगा, बाकी के अनसिक्योर्ड में हम लोग ट्रीट करेंगे। उसके बाद अगर कोई हमारे एक्सपेंसेस आए हैं इन्वेस्टिगेशन करने पे, वो भी हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में ऐड ऑन होंगे। उसके बाद अगर कोई हम अपने एम्प्लॉय को हॉलीडे रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, ये भी प्रेफरेंस में आएगी। कोई कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अंडर ESI, वो भी प्रेफरेंस में आएगी। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, इसमें अगर कुछ जा रहा है तो वो भी प्रेफरेंस में आएगा। अगर कोई प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड और ग्रेच्युटी फंड है तो ये भी हमारा प्रेफरेंस में आएगा। और अगर कोई सैलरी या वेजेस है तो ये भी प्रेफरेंस में आएगी। इसके अलावा बाकी के जो अगर यहाँ से कोई अमाउंट बचता है तो वो अनसिक्योर्ड में जाएगा। कोई गवर्नमेंट टैक्स अगर पिछले 12 महीने से पहले का है तो वो अनसिक्योर्ड में जाएगा। उसके अलावा क्या अनसिक्योर्ड में जाएगा, जो ये सैलरी वाला पॉइंट है ये ध्यान से समझना, विद लिमिट है, ये बीकॉम वालों के लिए नहीं है, पर जो बाकी क्लासेस हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो जो बीकॉम वाले हैं वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अब सैलरी और वेजेस जो विद लिमिट है, इसमें प्रीवियस 12 मंथ्स के लिए रूल है कि पिछले सिर्फ 12 महीनों का ही लेना है सैलरी और वेजेस, और पिछले 12 महीनों में भी मैक्सिमम 4 महीने और मैक्सिमम लिमिट 20,000 पर एम्प्लॉय से ज़्यादा नहीं लेनी है। ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल 25,000 पे एक पर्सन की सैलरी, एग्जांपल देखो 1 मंथ की उसकी सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, अभी 1 मंथ की उसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है। अब 25,000 इंटू 1 मतलब मैक्सिमम 4 मंथ्स होने चाहिए। कम से कम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। कम से कम महीने कितने हैं, 1,
4 तक अलाउड है, मतलब मंथ सही है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन बोले है कि 20,000 पर एम्प्लॉय होना चाहिए। अब यहाँ पे 25,000 है, 25,000 इंटू 1 25,000, पर हम लोग सिर्फ प्रेफरेंशियल में कितने रख सकते हैं, सिर्फ 20,000 पर एम्प्लॉय। तो हम लोग 20,000, क्योंकि मंथ तो ये हमारा क्लैरिफाई कर रहा है मंथ वाली कंडीशन, पर 20,000 वाली कैसे करेगी, जब हम लोग यहाँ पे 20,000 प्रेफरेंस में पे करेंगे और बाकी का अमाउंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेफरेंस कितने को देनी है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों करी ना। अब फॉर एग्जांपल और ले लो कोई एक, कि जैसे 6,000 है, उसका 6,000 है और उसकी कितने मंथ्स की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लगा लो 5 मंथ्स की उसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, 30,000 हो गया, 30,000। बट यहाँ पे देखो 5 मंथ्स है। पहली कंडीशन क्या है कि 4 मंथ्स की होनी चाहिए, तो 4 मंथ्स की कितनी हुई, 4 मंथ्स की हुई 24,000। पर क्या 24,000 लेने पे हमारी दूसरी कंडीशन फुलफिल होगी? दूसरी कंडीशन क्या थी कि हम लोग मैक्सिमम 20,000 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 20,000 जाएंगे प्रेफरेंस वाले में और बाकी के 10,000 जाएंगे हमारे अनसिक्योर्ड में। आई होप इट्स क्लियर। दोबारा समझा देती हूँ। जैसे कि देखो 6,000 रुपये पर मंथ पर्सन की सैलरी है, 5 मंथ्स की उसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो हमारी 2 कंडीशंस हैं कि पहली कंडीशन है कि 4 मंथ से ज़्यादा की नहीं दे सकते और दूसरी कंडीशन है 20,000 पर एम्प्लॉय होना चाहिए। 2 कंडीशंस हैं। अब देखो 6,000 इंटू 5 करोगे तो 30,000 रुपीज़ आपके बनते हैं। 30,000 में अब आपकी पहली कंडीशन क्या है कि सिर्फ 4 मंथ्स की सैलरी जो है वो उसमें जा सकती है। तो 6 इंटू 4 करोगे 24,000 बनता है। 4 मंथ्स की मैक्सिमम, 4 से कम तो जा सकती है ना, 4 मंथ्स की पूरी तो जा नहीं सकती क्योंकि दूसरी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी। तो मतलब 20,000 हमारी प्रेफरेंस में जाएगी। अब अगर देखो 20,000 जा रही है, हमारी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और 4 मंथ से कम का ही अमाउंट जा रहा है क्योंकि 4 मंथ का 24,000 बनता था। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखना है जब आप लोग इसमें करोगे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। तो इस वे में आपके प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर्ड दोनों क्रेडिटर्स निकल आएंगे। उसके बाद प्रेफरेंस जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो कैपिटल है वो पे की जाएगी और अगर उनका कोई डिविडेंड पेंडिंग है तो जितना भी डिविडेंड पेंडिंग है वो पे किया जाएगा। आफ्टर दैट एट लास्ट ऑफ द फॉर्मेट जो कंपनी के ओनर्स हैं, अगर कुछ अमाउंट बचेगा तो उनको दे दिया जाएगा, अदरवाइज खाली। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अगर कुछ अमाउंट बचता है तो उनको पे कर दिया जाएगा। सो दैट इज अ सिंपल फॉर्मेट जो कि लिक्विडेटर क्रिएट करता है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। आई होप आपको ज़्यादा इसने कंफ्यूज नहीं किया है। बहुत इजी मैनर में मैंने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ प्रॉब्लम्स इसकी डिस्कस करूंगी चैप्टर की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।